आज हम कक्षा 11 सब्जेक्ट अकाउंट में पारिभाषिक शब्द पहला है नफ़ा। नफ़ा मतलब कि वर्ष दौरान की आवक में से नियमित जावक घटाने पर बड़ी रकम को नफ़ा कहते हैं। मतलब कि पूरे साल के दौरान जो भी आय होती है नियमित रूप से, उसमें से नियमित जावक घटाने के बाद जो रकम बचती है उसको कहा जाता है नफ़ा। नियमित आवक मतलब कि इसके अंदर महसूली आय में से महसूली खर्च अथवा तो महसूली जावक घटाने पर जो रकम बचती है उसको कहा जाता है नफ़ा। तो धंधा की रोज बरोज की आवक का जावक पर आधिक्य नफ़ा कहलाता है। यह महसूली नफ़ा कहा जाता है। हिसाबों में इस प्रकार के नफ़ा की गणना लाभ हानि खाता पर से होती है। मतलब कि हिसाब जो लिखा जाता है इसके अंदर जो गणना किया जाता है वो लाभ हानि खाता पर से होता है। इस प्रकार का जो भी लाभ होता है वो महसूली लाभ अथवा तो महसूली नफ़ा उसको कहा जाता है। कारण कि महसूली नफ़ा मतलब कि महसूली नफ़ा आवक और महसूली जावक दोनों के बीच का अंतर है। यह नियमित प्रकार का नफ़ा है। नफ़ा का सर्जन अनियमित भी होता है जिसे पूंजी लाभ के रूप में जाना जाता है। इसके बाद का पारिभाषिक शब्द है हानि। हानि मतलब नफ़ा से हानि की गणना विरुद्ध में होती है। जैसे नफ़ा में महसूली आय में से महसूली जावक घटाने के बाद जो अंतर की रकम बचती है उसको नफ़ा कहा जाता है, तो हानि में उसका उल्टा होता है कि नियमित जावक में से नियमित आवक घटाने पर जो रकम बचती है उसको कहा जाता है हानि। नुकसान के अन्य प्रकार में कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति किए बिना भी नुकसान उद्भव होता है। नुकसान शब्द मैंने उपयोग किया, तो हानि का दूसरा शब्द है नुकसान। तो नुकसान जो है कोई भी प्रवृत्ति न करे फिर भी नुकसान हो सकता है। मतलब कि आग जलने से रुपया 5,000 का माल जल गया, आग लगने से 5,000 का माल जल गया, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन माल जला है, नुकसान हुआ है, तो उसको कहा जाता है नुकसान। अथवा तो रास्ते में दुर्घटना से नष्ट हुआ, बरसात में भीग गया माल, ये सब जो नुकसान है उसको कहा जाता है हानि। इसके बाद का पारिभाषिक शब्द है लाभ। तो लाभ और नफ़ा दोनों समानार्थी शब्द हैं, बराबर। लाभ बोलो या नफ़ा बोलो, दोनों समानार्थी शब्द हैं। नफ़ा और लाभ समानार्थी शब्द के रूप में प्रचलित है। इसके बाद खरीदी। तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और वह माल खरीदे उसको हिसाबी पद्धति में खरीदी कहा जाता है। तो धंधा में व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो वही माल धंधे के अंदर खरीदा जाता है, उसको अकाउंट की भाषा में खरीदी कहा जाता है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करे और वह माल खरीदे तो उसको खरीदी कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखें तो अगर स्टेशनरी का व्यापार करने वाला कोई भी व्यापारी हो और वो अपने धंधे के लिए स्टेशनरी खरीदे, स्टेशनरी खर्च करे, तो स्टेशनरी की उसने खरीदी किया ऐसा कहा जाता है। इसके बाद बिक्री। तो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और उस माल का विक्रय करे उसको हिसाबी पद्धति में विक्रय कहा जाता है। जैसे व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करे वो वस्तु की खरीदी करे तो उसको खरीदी कहा जाता है। इस हिसाब से व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और वही माल का विक्रय करे तो उसको हिसाबी पद्धति में बिक्री कहा जाता है। अनाज के व्यापारी के द्वारा अनाज जब बेचता है और अनाज बेचने पर जो भी आय उसको प्राप्त होती है तो उसको कहा जाता है बिक्री। इसके बाद माल का स्टॉक। तो व्यापारी द्वारा व्यापार करने हेतु जो माल खरीदा जाए उसमें से बचा हुआ माल को स्टॉक कहा जाता है। मतलब कि व्यापारी व्यापार करने के लिए जो भी माल खरीदते पूरे साल के दौरान और पूरे साल के दौरान जो भी माल खरीदता है उसके बाद बेचता है और लास्ट में वर्ष के अंत में जो भी माल बचता है उसको कहा जाता है स्टॉक। उदाहरण के रूप में देखें तो शुरुआत में व्यापारी के पास 70,000 का माल था, उसमें से उसने 75,000 का
45,000 का माल बेच दिया, तो उसके बाद 70 में से 45 घटाने के बाद जो भी रकम बचती है, जो भी स्टॉक बचता है, उसको कहा जाता है स्टॉक। ये वर्ष के अंत में जो है इसके लिए अंतिम स्टॉक है, और जब नए वर्ष में जाएंगे तो उसके लिए हो जाता है वो प्रारंभिक स्टॉक। तो स्टॉक मतलब कि जो भी खरीदा गया माल है उसमें से जो भी माल बचता है उसको कहा जाता है स्टॉक। अगले वीडियो में हम दूसरे पारिभाषिक शब्द देखेंगे। कक्षा 11 में हमने लास्ट टाइम माल का स्टॉक तक पारिभाषिक शब्द देखा था। अब आगे पारिभाषिक शब्द देनदार। तो देनदार मतलब कि व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को उधार अर्थात कि साख पर माल का विक्रय किया जाए तब ग्राहक को देनदार के रूप में कहा जाता है। मतलब कि व्यापारी अपने ग्राहक को उधार माल बेचे अथवा तो साख पर माल बेचे, तो व्यापारी का जो भी ग्राहक होता है उसको कहा जाता है देनदार। देनदार यह धंधे की चालू संपत्ति के रूप में गिना जाता है। इसके बाद लेनी हुंडी। लेनी हुंडी एक लिखित दस्तावेज है जिसमें दो पक्षकार हैं। लेनी हुंडी जो है वो एक लिखित दस्तावेज है और इसके अंदर दो पक्षकार होते हैं, एक हुंडी लिखने वाला और दूसरा है हुंडी स्वीकार करने वाला। जिसमें हुंडी लिखने वाला भविष्य की निर्धारित तारीख पर निश्चित रकम पाने का अधिकार धारण करता है। मतलब कि जो व्यक्ति हुंडी लिखने वाला होता है वो भविष्य में निर्धारित तारीख पर निश्चित रकम पाने के लिए वो हुंडी स्वीकार करने वाला हो, मतलब कि अपना रकम पाने के लिए अधिकार धारण करता है, इसीलिए वो हुंडी लिखता है। अर्थात कि लेना उसका बनता है। हुंडी लेखक के लिए लेनी हुंडी बनता है। इसीलिए लिखित दस्तावेज में हुंडी स्वीकार करता निर्धारित समय पर निर्धारित रकम हुंडी लेखक को चुकाएगा, ऐसे लिखित जवाबदारी स्वीकार करता है। लेनी हुंडी में हुंडी लेखक को पकने की तारीख पर हुंडी में लिखी रकम हुंडी स्वीकार करने वाला चुकाता है। मतलब कि लेनी हुंडी निश्चित समय अवधि की लिखा जाता है और ये समय अवधि पे हुंडी स्वीकार करने वाला व्यक्ति जो है वो रकम चुकाता है। सामान्य रूप से लेनी हुंडी देनदारों में से उत्पन्न होता है। इसके बाद आगे का पारिभाषिक शब्द है लेना। तो व्यापारी द्वारा धंधे के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पास से कोई रकम भविष्य में प्राप्त करने की बाकी हो तो उसे लेना के रूप में जाना जाता है। मतलब कि व्यापारी धंधा के व्यापार में जब धंधा का व्यवहार होता है तो धंधा के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों के पास से जो रकम भविष्य में प्राप्त करनी बाकी हो उसको कहा जाता है लेना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आगे पारिभाषिक शब्द देखेंगे देनी हुंडी। तो देनी हुंडी एक लिखित दस्तावेज है जिसमें दो पक्षकार होते हैं, हुंडी लेखक और हुंडी स्वीकार करने वाला। हुंडी जो है स्वीकार करने वाला भविष्य की निर्धारित तारीख पर निश्चित रकम चुकाने की जवाबदारी स्वीकार करता, अर्थात कि देनी हुंडी जो है वो उसका दायित्व बनता है। हुंडी स्वीकार करने वाले के लिए वह देनी हुंडी गिनी जाती है। मतलब कि देनदार के लिए वो देनी हुंडी बनती है क्योंकि देनदार जो है वो हुंडी स्वीकार करता है। इस लिखित दस्तावेज में हुंडी स्वीकार करने वाला निर्धारित समय पर निर्धारित रकम हुंडी लेखक को चुकाएगा, ऐसा वो लिखित अपनी जवाबदारी स्वीकार करता है। देनी हुंडी में हुंडी स्वीकार करने वाला पकने की तारीख पर हुंडी में लिखी रकम हुंडी लिखने वालों को रकम चुका देता है। सामान्य रूप से देनी हुंडी जो है मैंने पहले ही कहा वो देनदार में से उपस्थित होता है। उसके बाद है देवा। देवा मतलब पेयबल। तो व्यापारी द्वारा धंधा के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई रकम भविष्य में चुकानी हो तो उसको देवा के रूप में पहचानते। लेनदार और देनी हुंडी की रकम
का देवा में समावेश किया गया है। इसके अलावा अन्य देवा में अदत्त मजदूरी, अदत्त वेतन, पेशगी प्राप्त आय आदि का समावेश किया जाता है। पेशगी प्राप्त आय एक प्रकार का दायित्व गिना जाता है। इसके बाद लागत। लागत मतलब उसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉस्ट। तो कोई भी वस्तु तैयार करते हैं तो कोई भी वस्तु तैयार करने के पीछे करने के लिए जो भी खर्च होता है तो वो सभी खर्चों का टोटल किया जाता है, योग किया जाता है, तो उसको कहा जाता है लागत। इसके बाद वाउचर। वाउचर मतलब के अकाउंट में जो भी व्यवहार लिखा जाता है तो व्यवहारों का समर्थन देने वाला लिखित दस्तावेज मतलब के वाउचर। वाउचर पर से व्यवहार उधार हुआ है, व्यवहार रोकड़ हुआ है, कि व्यवहार खरीदी का है, व्यवहार बिक्री का है, अथवा तो व्यवहार बैंक का है, अथवा तो आवक का व्यवहार है, संपत्ति का व्यवहार है, दायित्व का व्यवहार है, ये सब पता चलता है। तो वाउचर जो है वो व्यवहारों का अकाउंट में लिखा गया जो भी व्यवहार है वो व्यवहारों का समर्थन देने वाला लिखित दस्तावेज मतलब वाउचर। इसके बाद बट्टा। बट्टा मतलब डिस्काउंट। तो खरीदी या बिक्री की रकम में से शर्तों के अधीन अमुक रकम घटाई जाती है और शुद्ध रकम चुकाई जाती है। मतलब के धंधे के अंदर खरीदी होती है, बिक्री होती है, तो उसकी जो मूल कीमत है तो मूल कीमत में से शर्तों के अधीन कुछ रकम घटाई जाती है, कुछ प्रतिशत रकम घटाई जाती है और जो शुद्ध रकम चुकाई जाती है उसको कहा जाता है बट्टा। तो ये बट्टा जो है वो खरीदी और बिक्री के व्यवहारों में से उद्भव होता है। बट्टा के मुख्य दो प्रकार है, व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा। पहला देखा जाए तो व्यापारी बट्टा। तो व्यापारी द्वारा विक्रय के समय कुल कीमत में से अमुक प्रतिशत रकम घटा दी जाती है, उसे कहा जाता है व्यापारी बट्टा। मतलब कि व्यापारी जो वस्तु का विक्रय करता है तो विक्रय के समय कुल कीमत में से अमुक रकम अथवा तो अमुक प्रतिशत रकम घटा दे, उसको कहा जाता है व्यापारी बट्टा। एक उदाहरण के रूप में देखें तो 10,000 का 2% व्यापारी बट्टा रकम घटाने के बाद रकम चुकाते, तो 10,000 का 2% है 200 रुपया, तो अब व्यापारी को 9,800 रकम मिलेगी। इसके बाद व्यापारी बट्टा जो है उसका अकाउंट में जब एंट्री करते हैं तो उसका लेखा नहीं होता, लेकिन व्यापारी बट्टा की गिनती होती है। इसके बाद रोकड़ बट्टा। तो बिक्री माल की रकम जल्द से जल्द प्राप्त हो, इस हेतु से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मिलने योग्य रकम में से जो रकम काट दी जाती है उसे कहा जाता है रोकड़ बट्टा। मतलब कि व्यापारी जब माल की बिक्री करते हैं तो ग्राहक के पास से जल्द रकम प्राप्त करने के लिए, तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ कम रकम प्राप्त करे अथवा तो कुछ कम रकम मतलब के रकम काट दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है रोकड़ बट्टा। ऊपर के जो हमने देखा कि 9,800 रुपया व्यापारी को मिलता, अब उसमें से व्यापारी 200 रुपया और बट्टा देते हैं क्योंकि ग्राहक जल्द से जल्द रकम व्यापारी को चुका दे, तो अब 200 रुपया और बट्टा दिया जाए तो उसको 9,600 रुपया व्यापारी को प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है रोकड़ बट्टा। रोकड़ बट्टा का लेखा भी होता है अकाउंट में और उसकी गिनती भी होती है। जब व्यापारी बट्टा घटाया जाता है उसके बाद ही रोकड़ बट्टा घटाया जाता है। अगले वीडियो में और हम पारिभाषिक शब्द देखेंगे।